हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT एस्टेट की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज की TGT PGT एस्टेट हिंदी विषय से उसकी आज की हमारी क्लास नंबर 4 है। और साथ ही में क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी TGT PGT एस्टेट के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो क्लासेस ये दोनों ही तरीके के कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई भी हिंदी साहित्य के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम दें और उसमें ये टॉपिक ना पूछा जाए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मैंने पूरी कोशिश की है कि सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड करवाया जाए। आप चाहे 10 बुक भी इकट्ठी करेंगे तो भी आप इतना मैटर इकट्ठा नहीं कर पाएंगे जितना कि मैंने एक ही जगह पर आपको सारा मैटर दिया है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। तो TGT PGT एस्टेट की बात करूं तो ये हमारी क्लास नंबर 4 है और अभी तक मैंने क्लास नंबर 3 जो है डाल दी है, तो आज की क्लास नंबर 4 रहने वाली है। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मैं इसी वीडियो को अगर डालती हूँ तो उसमें क्लास नंबर हमारी 26 रहने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने बोलियों का वर्गीकरण पढ़ा था, लेकिन उसमें बोलियों में भी कई सारी वीडियोस हैं, अभी मैं आपको और भी डालूंगी। लेकिन हमने यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत कर दी है। तो हमने ये पढ़ा था, एक पहले वीडियो मैंने डाली थी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की पद्धतियाँ कौन कौन सी थी और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन है क्या, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दी थी। आप देख लें, उसे नहीं देखी है तो अभी तक, और पिछली वीडियो से जुड़कर ही आप इस वाली वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी आसानी से समझ में आएगा। साहित्य इतिहास मतलब साहित्य, साहित्य का मतलब होता है, साहित्य का मतलब है कि इसमें हिंदी की जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं उस सारे को हम क्या कहते हैं, साहित्य। यानी कि साहित्य के अंदर सभी गद्य पद्य और जितनी भी रचनाएं हैं हिंदी विषय की, तो वो सारा सभी रचनाओं का जो संग्रह है वो साहित्य कहलाता है। ठीक है, और साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, अब अनेक कवियों ने, अनेक विद्वानों ने, अनेक लेखकों ने अपने अपने हिसाब से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन किया और उन्हीं का लेखन जो है आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस किस ने लेखन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे कि हिंदी का भी अपना एक इतिहास है और हिंदी का अपना साहित्य है, तो उस साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएं हैं, शुरू से लेकर प्रारंभ से लेकर अंत तक जितनी भी रचनाएं थी उन सभी की रचनाएं, उनका कवियों का नाम, उनकी रचनाओं की व्याख्या और उनका विश्लेषण करते हुए साहित्य इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि हमारा इतिहास का इतिहास है, इंग्लिश का इतिहास है, तो हर चीज़ का एक इतिहास होता है। उसी प्रकार से आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले लेखक कौन कौन से थे, कहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये सारी आज पढ़ेंगे और वीडियो थोड़ी सी लंबी है, हो सका तो इसमें मुझे 2 पार्ट में भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखते रहें, कंटेंट बहुत ज़्यादा है और ये वीडियो इससे ज़्यादा जो है मैं स्प्रेड नहीं कर सकती क्योंकि ये इसी फॉर्म में है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ग्रंथ एवं ग्रंथकार का नाम, तो ये है कि किसने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा, ग्रंथ एवं ग्रंथकार एवं उनका समय। मतलब साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया या हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई तो सबसे पहला ग्रंथ किसने लिखा, उसके बाद है कि उस ग्रंथ में सबसे उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं
वो कौन कौन से हैं जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे अगर ये क्लास देख लेते हैं तो बहुत कुछ उन्हें समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से उन्हें ध्यान से पढ़ना है। इसमें मैंने बहुत डीप से ये कंटेंट आप लोगों के लिए लिया है क्योंकि मैं चाहती थी कि साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी ये वीडियो जो है उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहे। तो मैंने इस प्रकार से लिया है। अगर मैं चाहती तो मेरे पास 2-4 किताबें और भी थी जिनमें ये अधर अधर से मतलब ऊपर ऊपर से दिया हुआ था। तो मैं नहीं चाहती कि जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं, क्योंकि कंटेंट ही मैटर करता है, वैसे तो यूट्यूब पे हजारों पढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं। तो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में पहला इतिहास लिखा गया तो वो था फ्रेंच भाषा में लिखा गया और गार्सा दे तासे द्वारा लिखा गया। तो गार्सा दे तासे ने कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उनके ग्रंथ का क्या नाम था? तो उनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार दे ला। जब ये चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा इसे इधर कर लेती हूँ ताकि ये चीज़ हम ध्यान से देख सके कि ग्रंथ का नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तान। ठीक है, ये किसने लिखा? गार्सा दे तासे ने। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जब परंपरा का शुरुआत हुई, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, तो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया गार्सा दे तासे के द्वारा। अब इस ग्रंथ के बारे में पढ़ लेते हैं कि ग्रंथ जो है 2 भागों में है। इसका पहला भाग 1839 यानी कि 1839 से पहले हिंदी साहित्य का कोई भी इतिहास नहीं लिखा गया था जिसे हम हिंदी साहित्य का इतिहास कह सकें, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हम उसी किताब को कह सकते हैं जिसमें इतिहास ग्रंथ के तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें कवि की रचनाएं और रचनाओं की व्याख्या और व्याख्याओं का विश्लेषण, ये सब तत्व जब पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताए थे आपको कि जो विधेयवादी पद्धति के जो जनक थे तेन, उन्होंने बताया था कि जाति, वातावरण, इन 2 और उद्देश्य, जाति, वातावरण और समय काल, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखकर जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है वही इतिहास वास्तव में कहा जाता है। तो इस तरीके से इन 3 तत्वों का ध्यान रखते हुए जिसने पहला ग्रंथ लिखा वो सबसे पहला ग्रंथ है इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तान, और ये लिखा गार्सा दे तासे ने। मैं थोड़ा सा वीडियो में मेरी स्पीड जो है थोड़ी स्लो रहेगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है। तो ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ 1839 में और दूसरा भाग 1847 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। मतलब ये 2 भागों में है। प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग आया 1847 में। फिर इसी ग्रंथ का इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का जब दूसरा संस्करण आया तो वो 1871 में आया और इसके भी 3 खंड कर दिए गए। जिस प्रकार से पहले संस्करण के 2 भाग थे उसी प्रकार द्वितीय संस्करण के 3 खंड कर दिए गए। तो ये कंटेंट आपको अधिकतर बुक्स में नहीं मिलेगा, ये वाली लाइन आपको हर एक बुक में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इस ग्रंथ के अंतर्गत क्या कुछ महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास था। तो इस ग्रंथ के अंदर मैंने ये ऐसा कंटेंट लिया कि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया। जैसे मैंने बताया था कि वर्णानुक्रम पद्धति एक होती है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की। उस वर्णानुक्रम पद्धति में जितने भी कवि होते हैं उन कवियों के नाम के पहले अक्षर के अनुसार उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। तो जब गार्सा दे तासे द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ था वो अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया है। और इसमें किस कौन कौन सी भाषा के कवि थे, प्रश्न एक ही लाइन में बहुत सारे बनते हैं। तो इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण मिलता है। केवल 72 कवि हिंदी से संबंधित थे। ठीक है, और सबसे पहला जो देखो विडंबना भी आप देखिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला हिंदी भाषी नहीं है। तो हिंदी भाषा जो हिंदी साहित्य का इतिहास पहला लिखा गया वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसमें अब जब आप ग्रंथ का नाम देख रहे हैं तो ग्रंथ का जो नाम है
इस्तवार दी ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी। तो इसमें एंदुई का क्या अर्थ है, जो ये शब्द यहाँ पर आया है, एंदुई का अर्थ है हिंदी और एंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी, जो कि उर्दू शब्द था। ठीक है, इसका अर्थ है उर्दू था। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था। तो ये सबसे पहले कहाँ पर प्रकाशित किया गया था, पेरिस में प्रकाशित किया गया था। देखो हिंदी साहित्य का इतिहास और कहाँ पर प्रकाशित हो रहा है, और जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। अभी हम ये पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण, इसकी हमारी अगली वीडियो आएगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो लिखा, उसमें उर्दू और हिंदी के कवियों का विवरण भी दिया, लेकिन इस कवि ने ये काल विभाजन की कोशिश नहीं की कि कौन सा कवि किस काल के अंतर्गत आता है, और ना ही किसी काल का नामकरण दिया। काल का मतलब है, जैसे कि अब हम हिंदी में पढ़ते हैं कि आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इस तरीके से इस गारसा द तासी ने कोई काल विभाजन या नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया था। ध्यान रखना है कि उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वास ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में प्रकाशित कराया। तो मतलब हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षण्य ने। ठीक है, उसने, और ये शीर्षक था, और कब प्रकाशित किया, 1952 में। तो मेरे ख्याल से आपका ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इस्तवार दी ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी, ये पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, गारसा द तासी ने लिखा। 2 इसके संस्करण प्रकाशित किए। पहला जो संस्करण था वो भी 2 भागों में था, दूसरा संस्करण 3 खंड में था। पहला संस्करण का पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ, और जब इसका दूसरा संस्करण आया तो वो 1871 में आया। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। एक तो इसमें फ्रेंच भाषा वाला ध्यान रखना है, फिर इसमें ये याद रखना है कि उर्दू और हिंदी के कवि थे, और इसका जो कर्ण था वो अंग्रेज, वैसे ये प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया है अंग्रेजी वर्ण क्रम वाला, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद तज़किरा ई शुरा ई हिंदी, ये हम मौलवी करीमुद्दीन, मैंने आज तक इतने पेपर दिए देखे, इनमें कहीं पर भी ये नहीं पूछा जाता, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा सा ये पॉइंट इम्पोर्टेंट रह जाता है। अगर टीजीटी पीजीटी वाला बच्चे ना भी इसे देखना चाहें तो रहने दें, ठीक है। लेकिन तज़किरा ई शुरा ई हिंदी, ये किसने लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, मौलवी करीमुद्दीन। आप देख रहेंगे कि पहला फ्रेंच में लिखा, उसके बाद 1848 में जो दूसरा लिखा गया वो भी मुस्लिम किसी कवि के द्वारा लिखा गया। जैसे कि मैं मुस्लिम कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो रचना है वो हिंदी की है, लेकिन उसका जो लेखक है वो मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम जो है उर्दू का पालन करते थे, उर्दू भाषा के जानकार थे, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया, जिसमें 62 कवि ही हिंदी के से संबंधित थे। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण नहीं दिया गया। इसे तबका शुअरा भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना चाहें तो थोड़ा सा ये एक ही कॉलम है। उसके बाद जो आपको हर एक बुक में मिलेगा, तो पहला तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा आपका आता है कि भाषा, ये भी आपको बहुत ही कम किताबों में देखने को मिलेगा, भाषा काव्य संग्रह। ये भी एक हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में आता है, और ये लिखा महेश दत्त शुक्ल ने, और 1873 में इसे प्रकाशित किया गया। ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। देखो ये काम की बात आई है यहाँ पर, भाषा काव्य संग्रह, ये काव्य संग्रह था, ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। ये इम्पोर्टेंट बात है, याद रखनी है
कि काव्य भाषा संग्रह जो है ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। और किसने लिखा? महेश दत्त शुक्ल ने 1873 में से प्रकाशित किया। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये प्रकाशित कराया गया। जो पहला हमने गारशा दत्तासी वाला पढ़ा था वो ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित करवाया गया था। उसके बाद अगला आता है, तो अब थोड़ी सी बातें आपके काम की आएंगी और आपकी पढ़ी हुई भी आएंगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो पहला, वैसे कि अमूमन जो किताबें हमारे पास में हैं उसमें हम सबसे पहला नाम गारशा दत्तासी का पढ़ते हैं और दूसरा नाम आता है शिव सिंह सरोज का। ठीक है, तो सबसे गारशा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में एंदुए हिंदुस्तानी वाला जो है इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी ये ग्रंथ तो लिखा 1839 में पहला भाग, 1847 में दूसरा भाग, और लेकिन इसने कोई काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। ठीक इसी परंपरा में आते हैं शिव सिंह सरोज, और शिव सिंह सरोज ने लिखा शिव सिंह सिंगर। इनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सिंगर, शिव सिंह सरोज इनके। ठीक है, एक मिनट, क्या पढ़ रहे हैं हम? इधर जो हेडिंग था वो था ग्रंथ, ग्रंथकार एवं समय। ठीक है, तो शिव सिंह सरोज ने लिखा था और शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सिंगर ने लिखा ये। ठीक है, एक तो दूसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वो था शिव सिंह सरोज, और ये लिखा किसने था? शिव सिंह सिंगर ने। कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। और कहाँ से प्रकाशित हुआ? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये प्रकाशित हुआ। तो पहला अगर गारशा दत्तासी की बात करें तो 1839, इसी का दूसरा भाग 1847, और फिर शिव सिंह सरोज का आया 1883 में, और फिर जॉर्ज ग्रियर्सन का आ जाएगा 1888 में। अगर 2-4 बार ऐसे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब इस ग्रंथ में क्या कुछ महत्वपूर्ण था ये अब हम और देख लेते हैं। और इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा यानी कि 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया। इसी के बाद के इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा। मतलब इसके बाद में जितने भी इतिहासकार आए उन्होंने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो इस हिंदी साहित्य के इतिहास को अपने इतिहास का आधार बनाया। समझ रहे होंगे। और इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने तथा उत्तरार्ध में यानी कि पूर्व भाग जो था और एक उत्तर भाग, तो जो पूर्व भाग था उसमें 838 कवियों की रचनाओं के नमूने तथा जो उत्तर भाग था उसमें 1003 कवियों का जीवन परिचय। देखो, जीवन परिचय दिया गया है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। तो जो सबसे पहला पढ़ा था हमने गारशा दत्तासी का, उसमें भी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। और जब मैंने वर्णानुक्रम पद्धति पढ़ाई थी तो 2 का नाम बताया था, गारशा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर का। काल विभाजन एवं नामकरण का इन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। मतलब यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान हो चुका था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, शायद ये आप याद कर लेंगे। इतनी बार मैंने बोल के बता दिया तो आपको याद भी हो जाएगा। अगला जो हिंदी साहित्य का इतिहास आता है नंबर 4 ही कहूँगी मैं इसे, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। और बीच वाले जो हैं ये जो पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। और कब प्रकाशित हुआ? 1888 में। याद रखना, पहला 1839, फिर 1847 और शिव सिंह सेंगर वाला 1883 और जॉर्ज ग्रियर्सन का 1888 में। तो पहले जो 2 मैंने बताए गारशा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। दोनों ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। और पहला जो गारशा दत्तासी था इसमें उर्दू और हिंदी के कवियों को शामिल किया गया। ठीक है, और जो शिव सिंह सरोज थे इन्होंने 1000, लगभग आपको किताबों में 1000 मिलेगा, तो लगभग 1000 कवियों को इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया। अब दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था।
ये आपको याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है और ये आपको थोड़ा सा किसी भी तरीके से नहीं बताया जाएगा ट्रिक के माध्यम से, ये सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना। अब मैंने बताया था कि गारसा दतासी भी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है और ज़्यादातर लोग जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को भी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहते हैं। लेकिन जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रयास किसने किया या सूत्रपात किसने किया, तो वो किया गारसा दतासी ने। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा इतिहास है या हिंदी साहित्य का वह पहला इतिहास जिसमें काल क्रमानुसार कवियों को वर्गीकृत किया, यानी कि काल क्रम के हिसाब से कवियों को वर्गीकृत किया, तो वो हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। दोनों में इतना ही अंतर है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए, देखो ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। यानी कि अभी तक जो कवि थे उन्होंने तो हिंदी, उर्दू, जो भी कवि आए सभी को शामिल कर दिया, लेकिन जो जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास था उसने केवल हिंदी के इतिहास को ही इसमें लिया, निर्धारित कर, देखो क्षेत्र निर्धारित करते हुए इसने क्षेत्र निर्धारित किए कि ये पाली का हिंदी साहित्य है, ये संस्कृत में लिखी गई रचना है, ये प्राकृत में लिखी गई रचना है, ये अरबी और फारसी में। तो इन्होंने क्या किया कि जो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से इन्होंने हिंदी के इतिहास को अलग किया। ठीक है, इसमें पहली बार कवियों को काल कर्मानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया, मतलब कालक्रम करने का भी प्रयास किया और जो उस समय की युगीन प्रवृत्तियां थी उनको भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उद्घाटित किया। संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पीजीटी एस्टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ग्रियर्सन से संबंधित 4 पॉइंट आपको दे देंगे इन्हीं पॉइंटों में से और पूछेंगे कि कौन सा पॉइंट असत्य है जॉर्ज ग्रियर्सन के संदर्भ में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पढ़ना जरूरी है। संपूर्ण ग्रंथ कितने में विभाजित है? 11 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। यानी कि हम कहें कि जो इन्होंने काल कर्मानुसार कवियों को विभक्त किया तो एक काल का एक अध्याय इन्होंने बना दिया, हर अध्याय का नामकरण भी इन्होंने किया। ठीक है, इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया। इसमें 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो 952 कवियों को शामिल किया उनमें से 886 कवि तो सेम टू सेम वही हैं जो शिव सिंह सरोज में हैं। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं 17वीं सदी को स्वर्ण युग कहा। अब ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाला कवि कौन सा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन थे। ठीक है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। अब एक और विद्वान है किशोरीलाल गुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इसका अनुवाद किया। किसका? जो गारसा दतासी जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था, इसका अनुवाद किया और उसको नाम दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास और 1957 में इसे प्रकाशित करवाया। साहित्य इतिहास में ये ग्रंथ नींव का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इससे काफ़ी इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद जितने भी कवि आए, जितने भी लेखक आए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में, उन सबको इन ग्रंथों से मदद मिली। अब अगला हम पढ़ते हैं मिश्र बंधु, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिश्र बंधुओं ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने, और मिश्र बंधु में कोई एक आदमी नहीं था, इसमें 3 लोग थे जिन्होंने मिलकर एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, और उस ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद।
ठीक है। इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया। सेम यही संख्या दी गई थी, शायद इसी प्रकार से 3-4 पॉइंट करके पीजीटी एस्टेट में प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। तो ध्यान से देखना कि ये अगले नंबर पर, पहला नंबर पर मैं देना चाहूँगी गारसद तासी को, बीच वाले आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी क्रम से आपको रटने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है शिव सिंह सरोज, और तीसरा आता है जॉर्ज ग्रियर्सन, और चौथा आता है मिस्र बंधुओं का। तो मिस्र बंधुओं ने जो साहित्य इतिहास लिखा वो मिस्र बंधु विनोद नाम से लिखा। और ये कौन से, ये प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में, यानी कि इसमें भी 4 भाग थे, और जो पहले 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए, और जो चौथा भाग था वो 1934, याद रखना 34 चौथा भाग, और 3 भाग जो थे 13, ये देखो कितने अच्छे से याद ट्रिक बन रही है, 13 में 3 भाग, 34 में 4 भाग, चौथा भाग ये प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रह जाएंगे आपको। अब इन्होंने कितने कवियों को शामिल किया? 4591 कवियों को शामिल किया। अधिकतर बुक में आपको लगभग 5000 कवि देखने को मिलेंगे। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, देखो गारसद इसमें ग्रियर्सन ने पहला प्रयास कर लिया था काल विभाजन और नामकरण का। तो आपसे ये पूछे कि हिंदी साहित्य का वह कौन सा पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया, तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिस्र बंधुओं को जाता है। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। तो जो ये थे मिस्र बंधु, इन्होंने इसको 5 कालों में विभाजित किया, यानी कि 5 काल हैं। जब काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो चारण काल, संधि काल, और ये इस तरीके से इनके काल थे। इसके बाद आता है मिस्र बंधु 3 भाई थे। कौन कौन से? गणेश, श्याम और शुक। ये मैंने कैसे याद रखे हैं? गणेश, सबसे पहले गणेश भगवान को मनाते हैं, फिर श्याम जी की पूजा करते हैं, और शुकदेव, ठीक है, शुकदेव, गणेश, श्याम, शुक, मैंने ऐसे याद कर रखे थे, गणेश, श्याम, शुक, ये 3 भाई थे जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा। ये रहा ना सुखदेव बिहारी मिश्र, इसका पूरा नाम याद रखना, मैंने ऐसे याद रखे थे, सॉरी, ये गणेश, श्याम और बिहारी, सुखदेव बिहारी इनका पूरा नाम था। तो अगला 5वें नंबर पर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, और अब जो है ये बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 5वें नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम था, हिंदी साहित्य का इतिहास ही इसका नाम था। कब लिखा? 1929 में। याद रखना, पहला 1839, इसी का दूसरा भाग 1847। अगला उसके बाद जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा वो 1883 में, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा वो 1888 में, और मिस्र बंधुओं ने लिखा 1913 और 1934, जो मैंने अभी कहानी बताई थी, और उसके बाद 1929 में लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इस ग्रंथ में क्या कुछ था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी हर एक बात आपको पता होना चाहिए। ये ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये पूछ सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया वो किस भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुरू में ये किस नाम से लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर, इस नाम से लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। ये हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। देखो, अब जब भी शोधार्थी किसी भी विषय पर शोध करते हैं तो इसका सारा लिया जाता है, और मेरे पास भी ये बुक रखी हुई है। पहले पेज देख लें कितने हैं भाई, तो काफ़ी, अब बस यही है, तो एक वीडियो और बना दूंगी इसमें। ठीक है, तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो देख लेती हूँ कितने मिनट की है। देखो, आधे घंटे से ज़्यादा लगातार नहीं बोला जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा।
इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त की बजाय, इतिवृत्त मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कवियों का एंड बैंड तरीके से नाम न देकर इनके रचना वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया। और विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए आप पूछ सकते हैं कि विधेयवादी पद्धति का सबसे पहले प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित भी किया। बताया था ना मैंने कि विश्लेषण भी होना चाहिए, कवियों की रचनाओं की व्याख्या भी होनी चाहिए, तत्कालीन युगीन जो परिस्थितियां थी, प्रवृत्तियां थी, वो भी, उनका भी वर्णन होना चाहिए, तभी हम किसी भी पुस्तक को हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें किस में मिलती हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास में। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते, यानी कि इन्होंने क्या किया, अपभ्रंश का जो साहित्य था, यानी कि अपभ्रंश में जो साहित्य लिखा गया था उसको इन्होंने इस ग्रंथ में शामिल नहीं किया। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्राय उसका ही प्रयोग किया गया। कि मतलब इन्होंने इतना अच्छा काल विभाजन किया, इतने अच्छे नामकरण दिए कि उसके बाद जो इतिहास ग्रंथ आए उन्होंने भी इन्हीं नामों का प्रयोग किया। उसके बाद अगला आता है, देखा मैं कोशिश करती हूँ, क्या पता अभी इसे पढ़ाई देते हैं, क्योंकि आज भी वीडियो मैं नहीं डाल पाई थी क्योंकि और एक्स्ट्रा 1-2 वीडियो हो गई थी, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये किसने लिखा? तो यहाँ तक 5 हो गए थे। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो आलोचना किसकी करते हैं? भगवान राम की आलोचना करते हैं। और किस लिए करते हैं? तो राम कुमार, याद रखना कि उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ली। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। छायावादी कवि रामकुमार वर्मा द्वारा रचित इस इतिहास ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया। अपनी विस्तृत सामग्री, उसकी आकर्षण प्रस्तुति एवं भाषा के कारण ये ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। तो छायावादी कवि कहा गया है रामकुमार वर्मा को। और इनकी जो महत्वपूर्ण बात आएगी वो मैं आपको अभी बताऊंगी। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्ति काल तक की अवधि को ही स्थान मिला है, आगे का भाग वे नहीं लिख पाए। ध्यान देना है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जिसने लिखा वो है रामकुमार वर्मा। और जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी ने आदि से अंत तक सारे कवियों का सब कुछ लिखा है, लेकिन जो रामकुमार वर्मा थे उन्होंने आदिकाल और भक्ति काल तक का ही विवरण जो है अपने इस इतिहास ग्रंथ में दिया। आदिकाल और भक्ति काल की इन्होंने समय सीमा क्या बताई? 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की अवधि को इन्होंने अपने इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया। उसके बाद अगला आता है निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य। देखो इन्होंने भी बांटा है, आप पढ़ते हैं ना, जब भक्ति काल पढ़ते हैं तो भक्ति काल को हम 2 भागों में बांट देते हैं। ध्यान से ध्यान रखना कि एक तो सैगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। तो ये ऐसे बांटने का प्रयास रामचंद्र शुक्ल जी ने भी किया था और रामकुमार वर्मा ने भी इस प्रकार से बांटा। जैसे जो निर्गुण काव्य धारा थी इसे ज्ञानाश्री शाखा यानी कि संत काव्य भी कहा गया, और इसे सैगुण में राम काव्य और आपका क्या आ जाता है, इस संत काव्य में संत काव्य और सूफी काव्य दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और सैगुण के अंदर राम काव्य और कृष्ण काव्य आ जाते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार से बांटा। और प्रेमाश्री शाखा को सूफी काव्य नाम दिए। मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा को, तो मैंने बताया ना भक्ति काल को सगुण और निर्गुण में बांटा। तो सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य और निर्गुण के अंदर संत काव्य और सूफी काव्य आ जाता है। तो संत काव्य के जो प्रमुख कवि थे वो कबीर, ठीक है, और जो सूफी काव्य थे इसके जायसी थे। इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधि काल शीर्षक के अंतर्गत रखा, ठीक है। तो ये इतना ही कुछ था उसके बारे में। अब यही पेज बचा है, मैं इसे भी इसी वीडियो में करवा देती हूँ। अगला आता है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में। अब अगला नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कोई एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ न लिखकर
3 हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे। पहला का नाम था हिंदी साहित्य की भूमिका, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1000 जगह पर पेपर में आपसे मतलब बुक में दिया हुआ मिलेगा। ये कब प्रकाशित हुआ? 1940 में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इस नाम से भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, 1952 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 1952 में, ये भी 1952 में प्रकाशित हुआ। अब इन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण बात कही, ये थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, बारीक अक्षर हैं इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ना हो। शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पढ़ रहे हैं, जो 3 लिखे इन्होंने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लेखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही हैं। देखो, इन्होंने जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इस प्रकार से कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन जो ये 3 ग्रंथ अभी मैंने आपको बताए थे, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखो, आदिकाल एक ही काल के बारे में है, तो इन्होंने ये ग्रंथ लिखे 3, और ये भी एक तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह से ही काम करते हैं। अगला आता है, इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें ही संशोधित परिवर्धित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया। मतलब शुरू वाला जो ग्रंथ लिखा उसी को संशोधित करके इन्होंने दूसरा लिख दिया, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण की, आदिकाल हिंदी साहित्य का आदिकाल तीसरी रचना थी ना, जो 1952 में प्रकाशित हुआ, उसमें इन्होंने क्या किया? आदिकाल का स्वरूप निर्धारण किया, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि बताई और पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्यधारा का संबंध उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्यधारा का आधार, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि इनके साहित्य इतिहास के रूप में उपलब्धियां हैं। मतलब हिंदी साहित्य का आदिकाल, इन्होंने क्या किया कि आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, और ये तो आदिकाल का क्या स्वरूप था उसको निर्धारित किया, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि बताई और पूर्ववर्ती मतलब जो पहले के सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्यधारा का संबंध बताया, उसका उद्घाटन बताया, और सूफी काव्यधारा का आधार संस्कृत और प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना। देखो, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा ये पॉइंट कि इन्होंने ये बताया कि आदिकाल का क्या स्वरूप था, यानी आदिकाल के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने काफी लिखा है। फिर भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि बताई इन्होंने अच्छे से। उसके बाद हिंदी सूफी काव्य का आधार क्या बताया, आप पढ़ेंगे ना, संत काव्य और सूफी काव्य भक्ति काल के अंतर्गत। तो जो सूफी काव्य का आधार इन्होंने बताया, संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि इनकी साहित्य इतिहास के रूप में उपलब्धियां हैं। उसके बाद हमारा अंतिम तो नहीं कह सकते, अभी 2-3 और हैं, और अगला इतिहास ग्रंथ का नाम आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये कब प्रकाशित हुआ? 1965 में, गणपति चंद्र गुप्त। अब ये इतिहास ग्रंथ आप कैसे याद रखेंगे? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो आलोचना किसने की थी? राम कुमार वर्मा की। अगला आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये मिलते जुलते हैं। तो वैज्ञानिक कौन बनता है? जिसके अंदर बुद्धि ज्यादा होती है, और बुद्धि किसके अंदर थी? गणपति यानी कि गणेश जी में। ऐसे आप ले सकते हैं, तो कभी भी इसमें नहीं भूलेंगे। और 1965 में, ये मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि जब एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहते हैं, जब मैंने शिवपुराण पढ़ा उसमें, तो क्या कहते हैं कि गणेश जी के अंदर दिमाग था, उन्हें पता था कि मैं तो छोटा हूँ, तो मैं पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो नहीं कर सकता, और कार्तिक की परिक्रमा करने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन गणेश जी एक चौकी पर अपनी माँ को और एक चौकी पर भगवान शिव और पार्वती को बिठा देते हैं और इनकी 7 बार परिक्रमा कर देते हैं। तो इसलिए मैं बुद्धिमान का है, और इस कहानी के पीछे आप इसे कभी भूलेंगे भी नहीं। और फिर उनकी दोनों की शादी के लिए जिद होती है कि वो कहता है पहले मेरी, वो कहता है पहले मेरी। तो शिव और पार्वती भगवान जो है, माता पार्वती और भगवान शिव उनकी परीक्षा लेते हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, मैंने शॉर्ट में थोड़ी सी बता दी है आपको ताकि याद रहे। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में
आमूल चूल परिवर्तन का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया। आगे वाले ग्रंथों में अब ज़्यादा कुछ नहीं है। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत की। ये ध्यान रखना है कि आचार्य गणपति चंद्र गुप्त जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया, तो 3 में, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। क्योंकि जब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे तो ये पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को आधुनिक काल नाम किस किस ने दिया, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो नाम दिया था वही नाम डॉक्टर नगेंद्र ने भी दे दिया और डॉक्टर हरदयाल, इन दोनों ने लिखा मिलकर हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये 1900 दोनों द्वारा लिखा गया और 1973 में ये प्रकाशित हुआ। तो डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से ये विशद ग्रंथ रचा गया था। इतने विद्वानों के कारण ये ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में आदोपांत नहीं हो पाई, किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक व व्यवस्थित सामग्री के कारण ये विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। मतलब भाषा सरल है, इसकी प्रमाण अधिक है, इसकी सामग्री भी है, काफ़ी व्यवस्थित है, इसलिए जो शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो इसका अधिक प्रयोग करते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से इसको तैयार किया गया था। लास्ट पढ़ते हैं, और वह भी इम्पोर्टेंट है और कई जगह पर इसका नाम भी पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। याद रखना है, आलोचना राम कुमार की थी, और हिंदी साहित्य की जो संवेदना है, संवेदना स्वरूप ऐसे ध्यान रखना, से। तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया और ये कब प्रकाशित हुआ, 1986 में। इसलिए इसमें क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला ये ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय है। देखो, इसे व्यास सम्मान भी मिला। और राम स्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित हैं, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। देखो, इन्होंने क्या लिया कि जो शुक्ल जी का दृष्टिकोण था और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दृष्टिकोण था, दोनों में संबंध स्थापित करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस ग्रंथ से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी को बहुत सी स्थापनाओं को स्थापित करने के प्रयास से भी उनकी मौलिकता छरित नहीं, ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ये इतना ही था और इसमें और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। काफ़ी इसमें मेहनत हमने आपके लिए की है, तो वीडियो को बस जमकर लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आज का जो हमारा प्रश्न होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कमेंट में बताना है कि गारसा दत्तासी ने कौन सा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखा। अब मैं ये देखती हूँ, ये वैसे तो ये जो वीडियो देखेंगे सभी इसे पढ़ लेंगे, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि नाम किस किस को याद रहता है। तो सभी कमेंट में मुझे बताएंगे आज के प्रश्न का जवाब कि गारसा दत्तासी ने कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। एक यहाँ पर एक कैंडिडेट का मेरे पास बहुत ही अच्छा सजेशन आया था। देखो, ये ध्यान में तो हमारे भी था, लेकिन ना पढ़ाते पढ़ाते नहीं पता चलता, तो जिसने भी मुझे ये याद दिलाया मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। इनका जो सुझाव था, इसकी मैं सराहनीय सुझाव है। और ये प्रश्न मेरा है कि गारसा दत्तासी ने कौन से हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो लिखा उसका नाम क्या था। यानी कि आपको गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ बताना है, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बने रहें हमारे साथ, इसी प्रकार से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें।